नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में और हम बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश के बारे में एक बार फिर क्योंकि वो अपने आप को सुर्खियों में लाने की कोई न कोई करतब करता रहता है। हमारे साथ हैं सुमित तीर जी, आपका स्वागत है सुमित तीर जी। तो आज हम बात करेंगे और उन बातों में जो पाकिस्तान की पतलून गीली हो रही है उसकी भी बात करेंगे और एक और भी बड़ी बात उनका बजट भी बना है, लेकिन बहुत बड़ी बात ये हुई है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में बड़ी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। क्या आपने सुना कि नहीं सुना? संजय सर नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद और सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार और साधुवाद। शो पे बुलाने के लिए आभार। सर यहाँ पे जो चीज़ मेरे सुनने में मुझे वो खबर गलत लगी। मेरे सुनने में ये आया कि 1 लाख गधे पाकिस्तान में और 5.8 मिलियन यानी कि 58 लाख गधे उन्हें चाइना को एक्सपोर्ट करने हैं। तो मैंने कहा यार ये 1 लाख का आंकड़े गलत है तो आंकड़ा तो 25 करोड़ का होना चाहिए। 1 लाख का आंकड़ा आप बताइए गलत है सही है? 25 करोड़ का आंकड़ा होना चाहिए, सरासर नाइंसाफी है। गणित नहीं, नहीं, का नहीं, फेर नहीं। बदलता जा रहा है। पूरा 25 करोड़ तो नहीं होगा ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको छोड़ना पड़ेगा। 1% छोड़ देते मतलब जस्ट मार्जिन ऑफ एरर। पर मैंने कहा हुँ। यार ये 1 लाख गधे, चलिए अब इनके आंकड़ों पे ही मान लेते, आज इनकी इज्जत रख लेते। 1 लाख गधे। अब नंबर 1 बिजनेस है गधे और कुत्तों का। पहले एक मौलवी साहब तो फरमा ही रहे थे कि हमें गधे और कुत्ते चीनियों को एक्सपोर्ट करने चाहिए। 5.8 मिलियन यानी कि 58 लाख गधे वो चाइना को देंगे। और सर मैं आपको बता दूं अभी चीनियों ने 1 लाख बंदर खरीदे श्रीलंका वालों से, 1 लाख बंदर। तो मुझे लगता है चाइना में वाकई खाने पीने की बहुत कमी हो गई। गधे, कुत्ते, बंदर अकाल चल रहा है वहाँ सबको पे, अकाल चल रहा है ना, आपको पता नहीं शायद? अकाल चल रहा, खाना नहीं मिल रहा। वो जिम्मी जिम्मी हाँ। आचा आचा जो गाना चल रहा था वो चल रहा। तो अब ये गधे कुत्ते और जितने भी चीजें सबको इंपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान को चुना गया है गधों की सप्लाई के लिए। और पाकिस्तान का बिजनेस हो रहा गधों की ब्रीडिंग। गधों को ब्रीड कराओ, बच्चे पैदा करो और चीनियों को कुत्ते भी एक्सपोर्ट हैं करो। शायद उसपे, कुत्तों का भी एक्सपोर्ट करने लगे हो। हाँ, वो मौलवी साहब ने बोला था ना गधे और कुत्तों की सबसे बड़ी मार्केट चीनी है, लोग खाते हैं। तो और ये सारा हलाल है, इसमें कोई हराम-वराम की बात नहीं है, बिज़नेस बिल्कुल लेजिटिमेट है। हराना और आपको तो ख़ैर इस बारे में ज़्यादा जानकारी है, टेक्निकल वर्ड क्या यूज़ करते हैं कि ये क्या है बड़ा जी वो शफ़ीक या व्हाटएवर इज़ द वर्ड, ये है। और बिल्कुल आप इसको करिए। और पाकिस्तानियों ने गांड बाँट ली सर। ये वही मुल्क है जो एटम बम बनाने की बात करता है, इस्लामी उम्मा की बात करता है, कहता है हमारे पास इतनी बड़ी सेना है कि 57 मुल्कों में दिक्कत पड़े तो हम अपनी सेना भेज देंगे। और आज वही मुल्क जो कहता था कल हमें ब्रिक्स में बुला लो। भैया ब्रिक्स में गधे बेचने वालों को नहीं बुलाया जाता। ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज का समिट है, जो दुनिया में बड़ी इकोनॉमी है उनका एक एसोसिएशन है। आप गधे बेचने वाले खुद गधे, आप वहां आके क्या करेंगे? क्या चीज करेंगे आप वहां आके? ब्रिक्स में आपको क्यों बुलाया जाए? कोई भाई किसी की जेब कटवानी है क्या वहां पे? वहां पे कोई गधों का कारोबार नहीं है। और इससे ये सिद्ध होता है संजय सर, इस मुल्क में 99.9% लोग वाकई ही गधे हैं। अब गधे को इनको नेशनल एनिमल घोषित करना चाहिए और गधे की ट्रेड को सबसे बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूटर घोषित करना चाहिए और एक्सपोर्ट में नंबर 1 घोषित करना चाहिए। और आपका चैनल तो खैर देखते हैं वहां पे, तो आपके चैनल के माध्यम से इनको मैं बता दूं, आज हमारा जीडीपी 3.75 ट्रिलियन ऑफिशियली हो गया है। अब जिसको मिर्ची लग रही हो, जिसको बर्नौल भिजवाना हो, जिसको और सब भिजवाना हो, और जिसको और भी जहां कहीं मिर्ची लगती है ऊपर नीचे, उसकी भी दवाई है हमारे पास। तो जिसको ऊपर मिर्ची लगे, पेट में मिर्ची लगे, नीचे मिर्ची लगे, कहीं भी मिर्ची लगे, हर प्रकार की दवाई हमारे पास है, हम आपको भिजवा देंगे। टेंशन न ले। 2 साल में जर्मनी पीछे और 3 साल में जापान पीछे, पूरी तैयारी चल रही है साहब। टेंशन ना ले, बहुत बढ़िया चल रही है इंडिया की अर्थव्यवस्था। आप गधों पे ध्यान दे। गधे बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। गधे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गधों का लालन पालन कीजिए। और संजय सर आपको एक और खुशखबरी सुनाऊं। अब तक मैं आपके चैनल पे और कई और चैनलों पे कहता था भाई इनका जो बर्थ रेट है 3.4% फर्टिलिटी रेट है, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया सर। मैं आपके चैनल पे मानता हूं आई वाज रॉन्ग सर, गलत साबित हो गया। क्योंकि अभी जो आंकड़ा आया उसके अनुसार इनका फर्टिलिटी रेट 3.6 पहुंच गया है। ओह! 3.6। तो वाह वाह, बच्चे पैदा करने की इ रेस में इस सबसे आगे। इसीलिए तो गधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, आप समझ हाँ नहीं रहे। हाँ, इसी इसी बिल्कुल संजय सर आपने बिल्कुल सही बात पढ़ी। मैं इसी संदर्भ में कह रहा था। 3.6 इनका सर फर्टिलिटी रेट हो गया। और इनके बजट में इनकी गवर्नमेंट ने अब की बार एक जबरदस्त अनाउंसमेंट की है। बजट में तो खैर आएंगे, मैंने कहा यहां बता दूं।
जिसका लड़का पैदा होगा 2,000 रुपए का इनाम, और जिसकी लड़की पैदा होगी 2,500 रुपए का इनाम। अब मैंने एक पाकिस्तानी से पूछा, मैंने कहा यार तुमने लड़कियों पे ज्यादा इनाम दे रहे हो, लड़कों पे कम दे रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो उल्टा सिस्टम है, ये मतलब ये क्या तुमने, ये जेंडर बायस क्या है, ये क्या तुम उल्टी गंगा चला रहे हो? कह रहा नहीं 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 ऐसा नहीं है सुमित भाई। मैंने कहा क्या फिर है? कह रहा एक लड़की से कई सारे बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए हम लड़कियों पे ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका तो एक और बात भी है इसमें, वो आपने जी नोटिस नहीं की होगी, ये लड़कियां भी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उसपे तो आऊँगा सर, वो भी विषय है, उसपे भी तो आएँगे, वो तो आएँगे उसपे भी। तो वो भी एक विषय है। और आज 2 चीज़ें और हुई मैं आपको बता दूँ। एक ये जो हमारा रा का जो एजेंट है इमरान खान नियाज़ी, ये जो आजकल ठंड पा रहा है ज़मान पार्क में, इसकी 4 बहनें सर। एक बहन जो है उसकी अ, उसामा खानम, वो कल अरेस्ट हो गई रात को। 650 एकड़ का जमीन का घोटाला किया बहन जी ने, 650 एकड़। ये इमरान खान नियाजी की बहन है। और एक वाह दूसरी वाह, बहन इसी है। को कहते हैं सादिक और अमीन। वाह वाह वाह। हाँ, देखिए आपके सामने तो वर्डों से तो खैर कोई कंपैरिजन है ही नहीं, आपको तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट टर्म, अप्रोप्रिएट जगह का ज्ञान जितना आपको, तो उतना तो किसी को नहीं है। यही आपने सही बोला, ये वर्ड तो मुझे पता नहीं था, आपने बोला सादिक और अमीन जी। और आगे सुनिए संजय सर, जो आपने अभी फरमाया उसी के संदर्भ में बोलता हूँ। एक और नियाजी साहब की बहन है, ये अमेरिका में रहती है। इनका नाम भी कुछ खानम है, आलिया खानम या कुछ खानम है, कि सारी बहनों का नाम ही खानम है। इनके पास $450 मिलियन के एसेट्स है, $450 मिलियन। अब मैं सोच रहा था यार ये $450 मिलियन इसके पास आया कहां से? इसने किया क्या? अमेरिका में कोई पेड़ पे तो पौधे लगते, डॉलर लगते नहीं कि जाके तोड़ दो। अब सर यहाँ सुनिए, शफीक और क्या बताया आपने दूसरा वर्ड? सादिक और अमीन। हाँ, सादिक और अमीन, हाँ हाँ, सादिक और अमीन लोगों का दूसरा कर्मकांड सुनिए। पहली बयान तो ये वाली जो है, ये तो खाई 6.5, इसको तो अरेस्ट कर लिया भाई, 650 एकड़ का जमीन का घोटाला किया। ये जो $450 मिलियन वाली बहन जी है इमरान खान की, इन पे केस है चीनियों को पाकिस्तानी लड़कियां बेचने का साहब। इमरान खान नियाजी की बहन व्यवसाय, चीन पाकिस्तानी लड़कियां चीनियों को बेचनी, मलकियत, नेटवर्थ $450 मिलियन। ये केस पहले खुला था, नियाजी ने केस दबाया, अब कल केस फिर खुला है। तो इसकी दूसरी बहन, तो आप देखिए खानदान क्या है, एक जमीन का माफिया है, दूसरी जो आपने कहा लड़कियों को बेचते, ये तो खुद इमरान खान का खानदान बेचता। इमरान खान की बहन पे आरोप है। और अभी इनके अल जजीरा में सर एक टीवी है। तीसरी बहन को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो गधे मिल जाएंगे, गधे की एक्सपोर्ट का बिजनेस मिल जाएगा। और चौथी बहन को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कुत्ते की एक्सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो ये सारे के सारे जो है वो पूरा एक्सपोर्ट का सिस्टम, जिसको बोलते हैं ना कि एग्रीकल्चर में होता है फार्म टू फोर्क बिजनेस, तो ये फार्म टू फोर्क मॉडल है। सर ये कुत्ते एक्सपोर्ट से लेके, ओरिएंटेड। जमीन से लेके, लड़की से लेके, गधे से लेके, कुत्ते से लेके, सब कुछ है। वाह वाह वाह। सर ये एक मॉल है, जिस ये जनरल पर्पस मॉल है, इसमें सब कुछ मिलता है। सर ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खानदान है, ये है एंटरप्राइजिंग खानदान, ये है पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योर, ये है पाकिस्तान का और व्यवसाय, ये है इमरान पाकिस्तान खान की तो जिगोलो था ही, business। सबको पता है। हाँ वो तो पता ही है, वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ये देखिए पूरे खानदान की कुंडली निकल आ रही, क्या क्या करते हैं। अब ये जो कहते हैं कि जी हम जी ये बिजनेस कर रहे हैं, हम वो बिजनेस कर रहे हैं। अब संजय सर एक बात देख के मैं चौंक गया, अगर आपके पास $450 मिलियन की हैसियत है, विच इज अ गुड मनी, बहुत बड़ा पैसा है, तो कितनी सैकड़ों या हजारों लड़कियां चीनियों को बेची गई। विषय ये है, ये $450 मिलियन क्या लड़कियां बेच बेच के कमाया गया, विषय ये है। कितने घर उजाड़े गए, विषय ये है। और जो कल बेचारी वो हिंदू लड़की जिसको जबरन ये उठा के ले गए थे, कन्वर्ट किया, उसके बारे में आज अभी मैं पढ़ रहा था, कोर्ट ने फैसला दिया है कि इसका कन्वर्जन जायज है, और जहां इसकी कन्वर्जन और शादी हुई है उसको वहां भेजा जाए। ये है हिंदू लड़कियों की हालत। ये पाकिस्तान का पुलिस, ये कंप्लेंट सब नकली है, सब फर्जी है, ये सब लोग जहादी है सर। इनमें ये अट्टर जहादी हैं, ये बददिमाग हैं, ये बदतमीज है, ये नालायक है, ये धरती पे बोझ है। इनके लीडर घरे कुत्ते, बिल्ली और लड़कियां बेचने का काम करते हैं। मेरे को तो सर सुन के ताजुब हुआ कि ये व्यवसाय करने वाली एक महिला है।
महिला है और किसकी, प्राइम मिनिस्टर की बहन है। और इमरान खान जब पावर में था उसने ये केस दबा दिया था, भाई ये केस की हवा किसी को न लगे, और आज ये केस खुल के आया है। अब बताएं नियाजी की, नियाजी साहब तुम्हारे पास क्या पैसे लड़कियां बेच के आते थे? तुम्हारे पास क्या पैसे जमीनों पे कब्जा करके आते थे? मतलब ये है तुम्हारी देशभक्ति, ये है रियासत मदीना, ये तुम मुस्तकबिल दोगे बच्चों को, ये तुम पाकिस्तान के बच्चों को मुस्तकबिल दोगे। इसीलिए तुम्हारी फर्टिलिटी रेट 3.6 है, इसीलिए बच्चे पैदा करने पे तुम इंसेंटिव देते हो, इसीलिए कहते हो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दे। और संजय सर अब आप समझे लड़की पे 2,500 का इंसेंटिव क्यों है, लड़के पे 2,000 का इंसेंटिव क्यों है? मुझको कहने में शर्म आ रही, क्योंकि देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, किसी भी बच्चे के साथ ये हो हमें दुख होता है, सनातनी हमें दुख होता है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, बट ये हालत है इनकी। ये है रियासत पाकिस्तान, जो वो क्या था ना इनका जिन्हा, बाबाए कौम। वैसे बाबाए तो कौम मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, वैसे तो लड़कों पर नहीं होता, लेकिन लड़के भी एक्सपोर्ट होते हैं अफ़गानिस्तान, ईरान, अरब में। हाँ, ऊंटों की तो रेस के लिए वो सुना था। हाँ, नहीं वो ऊँटों की रेस, बच्चाबाज़ी भी तो होती है ना, कोई चीज़ आप जानते होंगे। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था सर, ये भी तो टेंशन है, ये भी तो समस्या है इनके यहाँ। ये पता इसीलिए नहीं क्या क्या 2,000 बातें रुपए करते उधर हैं। भी दिए जा रहे हैं, वरना क्यों दिए जाते हैं? सोचिए, सोचिए। और ये आप देखिए मासूम बच्चों के साथ ये क्या हालत कर रहे हैं। और इनका जिस ये जो यूथी इमरान खान के पीछे भाग रहे हैं, क्या उनको पता है कि बहन जी ऑफ मिस्टर इमरान खान इस व्यवसाय में है, दूसरी बहन जी लैंड माफिया है? मतलब हो क्या रहा है इनके यहाँ? और मतलब हालत खराब है संजय से, दूसरी मतलब बात हालत। और है, एक बात जी। आप, साथ में पतलून भी गीली हो रही है। अब आप अच्छा। ये देखिए, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में पतलून गीली हो रही है। इंडिया ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर क्या भेज दिए अरेबियन सी में कि चारों तरफ पतलून भी गीली हो रही है। तो अब कह रहे हैं कि साहब कि हम इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चुनौती देने के लिए हम अपने गधों को भेज देंगे। क्या समझ रखा है तुमने? क्योंकि हमारी जो नेवल जो शिप्स हैं, जिनको हम शिप कहते हैं, वो तो हमारी फिशिंग बोट्स टाइप की हैं, लेकिन हमारे गधे बहुत मजबूत हैं। अब वो गधे जाके तैरने वाले गधे हैं हमारे पास, हम तैरने वाले गधे भेज देंगे और तैरने वाले गधों से ये एयरक्राफ्ट कैरियर, कैरियर बैटल ग्रुप, ये क्या-क्या होता है, इनका हम मुकाबला करेंगे। आप सोचिए, गधा वर्सेस कैरियर बैटल ग्रुप्स, 2-2 वो भी। ये जो है ना, ये आपने भाई देखिए, एक गधे से बड़ा, घोड़े से छोटा जो था एक न जिसको हम कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, मेराज म्यूल। जिसका नाम है। हाँ, हाँ, वो मेराज बोलते हैं उसको। तो उस वो जो है, वो जब उड़ के जा सकता है 7वें आसमान तक, हुज़ूर, नबी हुज़ूर को लेकर, तो वो तैर के इनको ख़त्म क्यों नहीं कर सकता? आप तो मुझे ये समझाइए। जी। अब संजय सर देखिए, अब हुआ क्या कि सबसे पहली बात तो इनकी पतलोन ऐसी गीली हो गई, इनमें से काफी लोग तो मीडिया से ही गायब हो गए, क्योंकि भारत ने पहली बार अपना वर्चस्व दिखाया। आपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिजिनियसली मेड है, विक्रांत और विक्रांत और विक्रमादित्य, इनको दोनों विक्रमादित्य नहीं, विक्रमादित्य तो रशियन है, हाँ, एडमिरल गोर्शकोव था, उसको रिफिट अब तो करके हमने लाया गया। रिट्रोफिट करवाया। तो हमने जब अरेबियन सी में भेजे तो इन्हें पता कैरियर बैटल ग्रुप है, अब इनको पता नहीं होगा कैरियर बैटल ग्रुप क्या होता है। अब सर जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर ये चलता तो तो फिशिंग बोट्स चलाते हैं, इनको कैसे पता होगा? हाँ, उसमें तस्करी करते हैं ना, कोकेन की, अफीम की। इनका बिजनेस तो उतना ही है, बिजनेस मॉडल उतना ही है। अब इस पे 35 तो अटैक हमारे जहाज थे, फाइटर जेट्स, जिसमें मिग 29 था, P-8I था जो सबमरीन हंटर है, रिकॉग्निस एयरक्राफ्ट। अब ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो कम से कम 4 से 6 डिस्ट्रॉयर चलते हैं, और फिर आपके फ्रिगेटर 4 से 6 चलते हैं, केवेट्स 4 से 6 चलते हैं, साथ 4 से 6 सबमरीन साथ चलते हैं, और रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट चलता है। तो मतलब मोटा मोटा बात करें तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के पास के ऊपर फ्लाइंग फील्ड है, वो फ्लाइंग एयरफील्ड है, फ्लोटिंग स्टीयर 35 अटैक इंडियन एयरफोर्स की के अभी एयरक्राफ्ट है। और अभी अभी विक्रांत का कॉम्प्लीमेंट पूरा नहीं है, ये 35 जो हैं, ये विक्रमादित्य वाले ही हैं अधिकतर। हाँ हाँ हाँ, विक्रमादित्य विक्रांत वाले। पे तो अभी आने हैं पूरे, हाँ, कि वो तो पूरे 35 तो है कम से कम। ये बढ़ अब के जो है 100 के आसपास हो जाएँगे। हाँ बिल्कुल। और अब सोचिए करीब 40, अगर ये दोगुना हम करें, एयरक्राफ्ट हम 35 ही मानते हैं, दुगना करें
तो 40 से 50 स्टेट ऑफ आर्ट नेवल एसेट्स आपकी बाउंड्री पे आते हैं। सवाल यहाँ ये है सर कि इनकी आईएसआई क्या कर रही थी, इनके सैटेलाइट क्या, सैटेलाइटों में तेल नहीं होगा, इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, इनकी सर्वेलेंस क्या कर रही थी। आपको एक चीज़ और बताऊँ? एक हाँ ये इसमें एक गधों वाला एक और मॉडल भी है। जी। वो क्या है कि गधों को यदि आप मान लीजिए आपके पास 4-6 हज़ार गधे हों, हम्म। तो वो जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, आप समझते हैं ना कैसे? जी जी जी। तो वो जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, उसका उपयोग करके ये छोटे-छोटे पावर प्लांट्स भी चला सकते हैं और हाँ, ओ बायो पावर। जी अ, जी जी जी। बायो पावर और जी इनकी फिशिंग बोट्स के लिए भी ये गधों का उपयोग कर सकते हैं, इस तरह के इंजन बनाने के लिए और चलाने के लिए। हाँ, वो सीएनजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, इन्हें तो जी, नहीं, नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, से बिल्कुल, ये इट विल बी कॉल्ड गधा पावर। गधा पावर या हॉर्स आपने पावर की बात होती आपने है, हॉर्स डंकी पावर पावर। सुना होगा, अब वो हाँ, डोंकी पावर, डीपी। डंकी पावर। हुँ, अब ये जो अब संजय सर विषय जो है इनके लिए, जब ये चीज इनके मैरीटाइम बॉर्डर पे पहुंच गई, इंडिया ने एक मैसेज दिया। आप नेवल स्पोक्सपर्सन साहब की बात सुनो, उन्होंने कहा था भाई दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ पावर, बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कहा है। एंड नाउ इंडियन नेवी कैन टेक केयर ऑफ हिज इंटरेस्ट विद इन इंडियन ओशन और आउट ऑफ इंडियन ओशन। वी कैन टेक डाउन आवर एडवर्सरीज, हम अपने जो शत्रु उनको हम कहीं भी मजा चखा सकते हैं। और इंडियन नेवी कोई डोमेस्टिक नेवी नहीं, इट्स अ ट्रू ब्लू वाटर नेवी। काफी जो जानकार है मिलिट्री के, उनका ये भी मानना है कि हमारी नेवी का आकलन नेटो की नेवी से ऊपर है। अब जब ये नेवी इनके दरवाजे पे पहुंची, 40-50 नेवल एसेट्स, 35 जहाज, लड़ाकू विमान लेके, इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, इनका डिफेंस मिनिस्टर गायब हो गया, प्राइम मिनिस्टर गायब हो गए, बिल्लो रानी छुप गई, वो हिना रब्बानी खान छुप गई, इनका मीडिया पागल हो रहा है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। तो और हमने जो अपने दोस्त जैसे ओमान की बात करी, यमन वगैरह जो इस अरब महासागर में और देश है, उनको हमने ये भी बताया, पुश कम्स टू शव, अगर आपके हमारे कंबाइंड इंटरेस्ट होंगे, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक डिफरेंस आया। और आपके चैनल पे तो हम कई बार इनको कहते रहे, यार तुम्हें क्यों लगता है कि हम जमीन के रास्ते से आएंगे, आसमान के रास्ते से आएंगे? हम समुद्र के रास्ते से भी तो आ सकते हैं। अगर कराची का आज ब्लॉकेट किया जाए संजय सर, इनका 70% जीडीपी खत्म हो जाता। 70% जीडीपी तो कराची से आता है, 70% इनका जीडीपी खत्म, इनका पोर्ट बंद, इनकी हवा टाइट। अब हवा टाइट के कारणों पे जाता हूं, जो ये इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पहली बात तो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, इन्हें कुछ पता नहीं लगा, कुछ तैयारी नहीं, कोई हवा नहीं। ये जो रियासत मदीना की सिपाही है, इनको कुछ पता नहीं। इनके कुछ लोग कह रहे थे हमारी नेवी इस पे नजर रखे हुए है। अब नेवी की बात करें सर, थोड़ा उसका आंकलन करें। सबसे पहले पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो है नहीं, बात खत्म। अब आते नेवी के पास है क्या? डिस्ट्रॉयर इनके पास एक भी नहीं है, दे डोंट हैव अ डिस्ट्रॉयर। अब फ्रिगेटर इनके पास 6 है, लेने के को टोटल 6। उसमें से जो है 4 तो खराब है, जो चीनियों ने दिए थे, 2 एक्टिव है। ये फ्रिगेटरों की पोजीशन है। ठीक है सर, जो केवियट है इनके पास 5 या 6 है, 5 एक कॉर्वेट्स चलते हैं। कॉर्वेट्स हाँ कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स, वो 5 या 6, 5 चलते हैं। रोमानिया में आए थे इनके फ्रिगेटर, आए थे 97 में। कॉर्वेट आए थे इनके 1993 में रोमानिया से। तो 20-20 साल पुराने। अब के रोमानियन टेक्नोलॉजी कितनी चलती, कितनी नहीं चलती। अब सबमरीन्स की बात करें, 5 वो सबमरीन तो है, ये पांचों तो फ्रांस सारे से जो आए। है ये आपके डीजल ऑपरेटेड है। डीजल कहाँ है? हाँ जी। हाँ, न्यूक्लियर तो कोई नहीं है इनके पास। अब इनके पास 5 सबमरीन है संजय सर, फ्रांस के है। ये भी कम से कम 16-17 साल पुराने। पर इसमें एक पेच है, फ्रांस इनको सर्विस और स्पेयर नहीं दे रहा, क्योंकि ये पैसे नहीं दे रहे। अब वो टेक्निकली सबमरीन है तो सही, पर वो प्रैक्टिकली काम करता है, कितना काम करता है किसी को नहीं पता। और न्यूक्लियर पावर तो इनके पास है ही नहीं। तो इनकी सबमरीन की एक और प्रॉब्लम है, जी, ये बहुत ही नॉइज़ी है, तो इसलिए बहुत आसानी से करेक्ट। डिटेक्ट हो जाती है। बहुत पुरानी है ना सर, 17 18 बहुत 18 साल पुरानी है, वो भी मेंटेनेंस नहीं है, स्पेयर्स नहीं है। अब पुरानी इनके पास, टेक्नोलॉजी है, हाँ, नॉइज़ी हाँ, सबमरीन्स आर ऑफ नो यूज़। करेक्ट। अब देखिए 4 या 5 सबमरीन बचते, जिनकी अवेलेबिलिटी 50% मान लिए, तो सबमरीन बचे 2 या 3, फ्रिगेटर बचे 2, कैवियट्स बचे 3 या 4। ये है पाकिस्तानी नेवी का टोटल आंकलन। और ये किससे टक्कर लेंगे? इंडिया नेवी से, जहां स्टेट ऑफ आर्ट 50 नेवल एसेट्स विद 35 अटैक वॉर मशीन्स, फ्लाइंग मशीन्स आर अप्रोचिंग योर मैरीटाइम बाउंड्री। अब दस्त नहीं लगेंगे, जुलाब नहीं लगेंगे तो क्या होगा? अब थोड़ा बात इनके एयरफोर्स पे भी करें संजय सर। अब एयरफोर्स में इनके पास है JF-17, जिसे मैं कहता हूं जंग फाइटर अंडर 18।
वो पूरी फ्लीट ग्राउंडेड है, 70% फ्लीट ग्राउंडेड है। कारण क्या सर? सबसे पहली बात, उसमें जो फ्यूजलाज है वो क्रैक होता है, विंग स्पैन जहां जुड़ती है वहां क्रैक होते हैं, एंकरेज गिर जाती है, इजेक्शन सिस्टम चलता नहीं है, और हर 300 से 400 घंटे की फ्लाइंग के बाद आपको इंजन चेंज करना पड़ता है। अब इंजन कहां से आता है? इंजन बेचते अंकल पुतिन, पीछे रशिया ने कहा, पीछे सॉरी चाइना ने कहा ये इंजन अच्छा नहीं है, तो रशिया इतना कलप गया, कहता मैं तुम्हें इंजन ही नहीं देता। तो मतलब अब जो जो इंजन खराब हो गया, इसका ओवरहॉल करना कोई इंजन नहीं है। चाइना ने बनाया, मैं इंजन दूंगा, ये उन्होंने चीनियों के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट बनाया था। ये एयरक्राफ्ट लिया दो कंट्रियों ने, म्यांमार ने लिया और नाइजीरिया ने लिया, दोनों की फ्लीट ग्राउंड है। और इस एयरक्राफ्ट की और भी विशेषता है, इसमें केवल चाइनीज हथियार लगते हैं, चाइनीज मिसाइल सिस्टम लगता है और कुछ नहीं लगता। तो GF-17 तो चला नहीं। अब आइए F-16 पे। F-16 की जो 400 मिलियन के अपग्रेड की बात हो रही थी संजय सर, उसमें केवल ये था 50 साल एवियोनिक्स। पुराना हो गया वो तो अब। 40 ऑलमोस्ट एंड ऑफ लाइफ है। अगर आप F-16 लॉकहीड मार्टिन की साइट देखे, जो इनके पास है, इनके पास वाइपर तो एक भी नहीं, सारी पुरानी मशीन्स हैं। जो इनके पास मशीन्स हैं 2024 में दे आर एंड ऑफ लाइफ। अब जो $400 मिलियन का अपग्रेड है, वो पैसा तो लॉकहीड मार्टिन को मिलेगा। लॉकहीड मार्टिन ने क्लियर किया है, हम कोई एवियोनिक्स अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम कोई नया मिसाइल और मिसाइल सिस्टम नहीं देंगे, हम कोई नया वेपन सिस्टम नहीं देंगे। जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स और पार्ट्स है, हम केवल वो देंगे। उसकी अवेलेबिलिटी भी हार्डली 20-30% है। ये तो रही पाकिस्तान एयरफोर्स की कहानी। अब यहाँ एयरफोर्स है नहीं, यहाँ आर्मी, यहाँ नेवी है नहीं। अब आर्मी को हमने इतनी 4 बार धोया है, अभी उन्हें पीछे पछाड़ के आए हैं। तो संजय सर बचे तो गधा बटालियन ही। अब आर्मी फेल, नेवी फेल, एयरफोर्स, तो गधा बटालियन पे ही तो लड़ाई होगी। अब गजवा हिंद तो गधा फिर गधा ही ये करेगा। तो फिर अब ये गधों पे इन्होंने बैठ के गधे, इतना गधों पे लंबा बैठ के चौड़ा गधे। इतना लंबा चौड़ा बजट एलोकेशन किया है अभी अभी आर्मी को। पाकिस्तान का ज़बरदस्त बजट आया बताता है, और उस बजट के जो फिगर हैं वो देख देख के मैं हैरान हूँ। 51 बिलियन डॉलर का बजट है, जिसमें से 25 बिलियन डॉलर जो है वो डेट रीपेमेंट है। ये बिल्कुल। आएगा कहाँ से? अब देखिए ना सर, मैं आपको थोड़ा इस पे और कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इनको करीब करीब जून एंड तक या जुलाई एंड तक इनको $17 बिलियन चाहिए। ठीक है जी। 2023 से 2026 तक ये जो 3 साल है, हम अप्रैल एक एज बेंचमार्क या मई को बेंचमार्क महीना, अप्रैल को ले लीजिए, दे नीड $77.1 बिलियन फॉर कमिटेड जो डेट पेमेंट्स की किस्तों के लिए। तो अभी $77 बिलियन आपको 3 साल में देने, इस साल के एंड तक आने वाले 2-3 महीनों में आपको $17 बिलियन देने। तो पैसा आएगा कहाँ? आप गधे ही तो एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे इसके लिए। और आप देखिए, इन्होंने जो जो फौजियों की पेंशन करीब करीब 26% बढ़ा दी इन्होंने, 13% विजिट एक्सपेंस बनाया, फौजियों को और माल मिल रहा है, 26% उनकी पेंशनें बढ़ा दी। मतलब और हमारे बजट से थोड़ा बहुत कॉपी करे करे हम कुछ 200 मिलियन कुछ लगाए जी एआई पे। अरे 200 मिलियन में एआई का तो ए भी नहीं आएगा। हम कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना लगा रहे, इस पे इतना लगा रहे, एजुकेशन में कुछ नहीं है, वेपन्स में, आपके स्कूलिंग पे कुछ नहीं है, सब वही बजट है। और बजट में इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा फिजिकल डेफिसिट है, वो पूरा कहां से करोगे? और आईएमएफ का अगर हम पैसे की बात करें, 1.1-1.2 बिलियन डॉलर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो तेजी उनको खत्म हो रहा है। तो यहाँ जो 17 बिलियन की बात हो रही है और जो 77.1 बिलियन की बात हो रही है आने वाले 3 सालों में, वो पैसा आएगा कहाँ से? अभी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, एक अल जजीरा में समाचार आया था संजय सर। अल जजीरा में जो समाचार आया है, अब देखिए, हम आप कहें तो ये बोलेंगे भाई ये सनातनी है, ये संघी है, ये हिंदुस्तानी है, कुछ भी बोल देंगे हमें। अब अल जजीरा जो इनका कतर का मित्र है, जो उम्मा का बाट है, उनके पीछे एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान ने कम से कम 600 लड़कियों से ज्यादा चीनियों को लास्ट ईयर में बेची है। निकाह विकाह नहीं हुआ सर, ये खरीदो बजट में आया क्या? फरोख्त। ये फिगर बजट में है? नहीं, ये तो उनके पर्सनल खर्चे में निकल गया होगा ना, जिन्होंने भी माल कमाया। अब देखिए, अमेरिका में $450 मिलियन की जो हैसियत है, ऐसे थोड़ी ना बनती है। अब देखिए, 400 मिलियन, $50 मिलियन के लिए कौन से गोरख धंधे नहीं करती। अब देखिए, नार्को डॉलर में ये थे। मैं हमेशा से कहता था संजय सर, ये लोग फ्लश ट्रेड में। मुझे अब एक बार बताइए, एक अफगानिस्तान की लड़की, एक बलूचिस्तान की लड़की, एक आप देखिए सिंध या केपीके की लड़की, ये एम्स्टर्डम कहाँ से पहुंचती है? एम्स्टर्डम के रेड लाइट एरिया में इन्हें कौन पहुंचाता है? इनको तो वीजा ही नहीं मिलता, शेंजन वीजा। तो कहीं ना कहीं एक फ्लश ट्रेड का धंधा तो इन्होंने चला रखा है। और अभी अल जजीरा वाले भी कह रहे हैं
अब इमरान खान की बहन पे भी केस चला, भाई तुम लड़कियां बेचती हो। और जब हम कहते हैं, हमें कहते जी ये तो भारत की प्रोपेगेंडा है, ये तो भारत का मीडिया है ऐसा, ये तो रा की साजिश है, ये तो हमें बदनाम करते हैं। अब अल जजीरा भी तुम्हें बदनाम करता भैया, इमरान खान की बहन भी तुम्हें बदनाम कर रही है। तो मतलब हो क्या रहा तुम्हारे यहाँ, तुम कर क्या रहे हो? इसीलिए लड़कियां पैदा होने पे ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हो। मतलब दिस इज हाइट ऑफ एपैथी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। इनका बजट तो फार्स है। और लास्ट टाइम जो वर्ल्ड वो आईएमएफ वाले भागे थे सर, इन्होंने 20% जो रिसीवेबल है वो भी गोल कर दिया था। इन्होंने बताया था कि 20% का हमारा बजटरी डेफिसिट है। जब आईएमएफ वालों ने ऑडिट किया जो 20% रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो फर्जी पाए गए। कहते थे यार तुम्हारे बजट में तो मोटा मोटा 40% का डेफिसिट है, ये 40% का गैप कहां से फिल होगा? ये जो लोन कमिटमेंट है ये कहां से फिल होगी? तो तभी मौलवी साहब ने कुत्ते और गधों वाला फॉर्मूला दिया था, भाई ये जो कुत्ते और गधे हैं इनसे हम बहुत दुनिया फतेह कर सकते हैं। और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा मैं, 2022 में इनके एक मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया था 2057 तक, 2057 अभी कल की बात नहीं, आने वाले 30-35 साल पाकिस्तान विल रूल द वर्ल्ड, दुनिया पाकिस्तान के कदमों में होगी। मैंने कहा वाह वाह वाह, लाए ना तुम अपना फॉर्मूला। 35 साल आगे की कहानी, 35 साल में तो मियाँ तुम कब्र में होंगे। अब तुम्हारे पता नहीं खानदान तो अमेरिका में होगा, तुम्हारे बच्चे बर्मिंगम में होंगे और वो पाकिस्तानी वहीं झूल रहा होगा, ऐसे झूल रहा होगा भैया मेरे सुपर पावर बनेंगे। सर ये धंधा अब भी चलता है, देखिए ये धंधा अब भी चलता है। 2022 में किसकी बात करें, 2057 की, 35 साल आगे की कहानी। ये भुट्टो भी यही कहता रहा, याया खान भी यही कहता रहा, नियाजी भी यही कहता रहा, शरीफ भी यही कहता रहा, सीनियर शरीफ भी यही कहता रहा, बेनजीर भुट्टो भी यही कहती रही। इनके यहाँ जितने आए गए सब यही कहानी कहते, 35 साल आगे का बजट देते हैं। देखिए 50-60 साल की उम्र में ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह बन जाते हैं ऑन एवरेज, 60 साल मानिए, 60, 35, 37, 97, 98, तब तक जिसने कमिटमेंट दिया वो तो था ही नहीं। तो आप तो ये तो बहुत बढ़िया है। अब ये जो हमसे इनको जो तकलीफ है संजय सर, जो भारत से जलते हैं, भारत से जो इनको मिर्ची लगती है, हम 5 साल के अंदर शिलान्यास भी करते हैं, इनॉग्रेशन भी करते हैं, हम 30 महीने में पार्लियामेंट हाउस बना देते हैं, हम हाईवेज बना देते हैं। मतलब अब तो आजकल तो मतलब 24 घंटे में 1 किलोमीटर बनाने लगे। इस स्पीड पे जो भारत में काम हो रहे, इसलिए तकलीफ हो रही है। इन्हें भी चाहिए था यहाँ की कोई गवर्नमेंट आए, बोले 50 साल, तब बोलते देखो भारत 50 साल की बात कर रहा, हम तो 35 की कर रहे। आज इनकी विडंबना ये है, भारत हर महीनों में प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा, 10 महीने, 20 महीने, 25 महीने, और तुम 35 सालों की बात कर रहे हो। भैया 35 सालों में तुम मुल्क होंगे नहीं होगा। 35 सालों में क्या तुम्हारे यहाँ दूध शहद की नदियां बहेंगी, तुम्हारे यहाँ के हीरो की खाने निकल जाएंगी, तुम्हारे हैंडपंपों से सोना निकलने लगेगा, होगा क्या? मतलब मुझे समझ नहीं रहा होगा क्या। और 35 साल तक इन जाहिलों को कोई ये नहीं बता रहा तुम्हारी आबादी तो भाई डबल हो गई होगी, डबल से भी ज्यादा हो गई होगी। 50-60 करोड़ लोग क्या एक दूसरे को खाओगे? खाना कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा? और अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी को थोड़ा ट्वीक कर लिया, तुम तो प्यास के मारे मर जाओगे यार। तुम्हारे यहाँ तो रेगिस्तान बन जाएगा। रेगिस्तान अरब और पाकिस्तान में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा जिस दिन हमने नलका बंद कर लिया। और खबर तो ये भी आ रही है संजय सर, जो इनकी न्यूक्स है, जो सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब है, अब इनके यहाँ काफी लोग ये भी बात करने लगे, यार वो न्यूक्स तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान के अरे नहीं, 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 नहीं। एक बात और बताऊँ आपको, वो हमारा जी। लाल टोपी है ना, लाल टोपी, हाँ, 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 वो कलाकार। लाल टोपी ने बड़ा ज़बरदस्त सॉल्यूशन दिया है। उसने हम्म, कहा है कि भई तुम्हारे पास 150 न्यूक्स हैं, इनको सबको 5-5 बिलियन डॉलर में बेच दो। पर कितना सर बढ़िया वो आइडिया सर वो लाल टोपी एक चीज भूल गया। अबे है। जब खरबूजा कटेगा तभी तो बटेगा, तेरे पास न्यूक है क्या? आज पाकिस्तान का शहबाज शरीफ या बिल्लो रानी ये बता दें, पाकिस्तान इज इन कस्टडी ऑफ 150 न्यूक्स। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के थ्रू, बता दें, मुझे पता आपका चैनल वहां देखा जाता है। 150 न्यूक तुम्हारे पास है और उनका कमांड और कंट्रोल तुम्हारे पास है। 2 लाइन का स्टेटमेंट है, बता दो। जब मैं इनको कह रहा था इनके चैनलों पे जाके, अब तो मैं जाता नहीं, बंद कर दिया मैंने कहा भाई तुम बैंकरप्ट होने वाले हो, तुम्हारी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ने वाली है। मैंने कहा एक बात बताओ जहादियों, ये जो तुम लोन वोन की बात करो, मेरे हिसाब से तुम्हारी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तुम मुझे अपनी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बताओ, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी इकोनॉमी बहुत सही है। भाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बताओ, किसी ने नहीं बताया। आज एक और चैलेंज आपके चैनल से, आपके माध्यम के थ्रू बता रहा हूँ संजय सर, तुम्हारा प्रधानमंत्री या तुम्हारा फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी कौम को बता दे
150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमारे पास है, 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का कमांड कंट्रोल और एक्सेस कोड्स हमारे पास है। याद रखना तीसरा शब्द एक्सेस कोड्स हमारे पास है। ये दो स्टेटमेंट दिलवा दो, तुम अनाउंस कर दो, हम मान जाएंगे तुम्हारे पास हथियार है। अरे लाल टोपी, बेचेगा तब ना जब तेरे पास कुछ होगा। अब तू नक्शे पे तो बेच नहीं सकता। अब कोई खरबूजे तो है नहीं कि ड्राइंग दिखा के बिक जाएंगे। अब अमेजोन पे अगर न्यूक्लियर न्यूक्स की फोटो लगा के बिकती हो, भाई ये मॉडल तो मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें ऐसा कुछ मॉडल पता हो तो वो बता दे भाई। ये लाल टोपी को तो सर सर्कस में रखना चाहिए। ये तो अच्छा कॉमेडियन है। जब हमारे कॉमेडी का अगली बार मुकाबला होगा, इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खास गुजारिश करेंगे, इस कार्टून को वीजा दे दो। ये तो चलता फिरता एंटरटेनमेंट है, इसको देख के तो सर्कस के बंदर भी हंस पड़ेंगे, सर्कस के कुत्ते भौंक पड़ेंगे, थे ये कहां से पकड़ के लाया यार इसको। ऐसा गजब पीस है, सिंगल पीस है दुनिया में। ये तो सर बिजनेस में आ गया तो कपिल शर्मा शो को दिक्कत आ जाएगी। ऐसा जबरदस्त कॉमेडियन है ये। कपिल शर्मा जी परेशान हो जाएंगे, हमारे दोस्त कहेंगे यार किसको पकड़ लाया यार तुम। ये तो मजाकिया सर। ये मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, उस पर आप कमेंट करें कि बड़ी जोर शोर से यह खबर छापी गई कि साहब हमने 1.5 ट्रिलियन रुपीस हमने एलोकेट किए हैं, हमने फौज का 15% हमने बढ़ाया है और 1.5 ट्रिलियन हमने। एक चीज तो ये बताना भूल ही गए, ये जो 1.5 ट्रिलियन रुपीस हैं उसको आप काउंट करेंगे डॉलर में तो ये तो मुश्किल से 5.2 या 5.3 बिलियन डॉलर ही होते हैं। जबकि पिछली बार जब इन्होंने 1.35 ट्रिलियन रुपीस किए थे तो वो होते थे जाके करीब 7.1 बिलियन डॉलर्स। बिल्कुल तो सही। इनका जो है बजट पूरी मिलिट्री का वो बढ़ा है या घटा है, मुझे समझाएं। सर देखिए, ये होता है जब आदमी की के पतन की पराकाष्ठा आती है, वो शीशे में खड़ा होकर अपने आप से झूठ बोलता है। ये लास्ट स्टेज होती है। फिर भगवान श्री राम या हर हर महादेव, भगवान शिव शंभू भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ये उस स्थिति पे पहुंच गए, ये शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से झूठ बोलते, अपनी जनता से झूठ बोलते। वो भी संजय सर, आपकी जो गणित है बिल्कुल सही है। वो तो आप करीब 310 रुपए का डॉलर मान रहे हो, ये तो बहुत जल्दी 350 रुपए जाने वाला है। तो ये जो 5.2 है तो 4.5 के आसपास आ जाएगा। तो 4.5 बिलियन का बजट है, उसमें से 60-70% की तो तुम भैया सैलरी और वो पेंशन ही देते हो, तो बचा क्या? अगर तुम्हारे एक बात पास और बताऊं आपको, एक बात और जी बताता हूँ, बड़े मजे की बात है, सुनिए। जो जी टोटल डेवलपमेंट बजट, टोटल डेवलपमेंट बजट, टोटल डेवलपमेंट बजट जो है वो है 1.2 ट्रिलियन रुपीस, रुपीस यानी रुपीस 4 बिलियन बिलियन डॉलर्स। डॉलर। कितना होता है 4 बिलियन डॉलर्स भारत के लिए? भारत के लिए इतना होता है जितना मुकेश अंबानी जी में एक पास एक अकाउंट है वलसाड़ में, उस अकाउंट में उससे ज्यादा पैसा पड़ा होगा। और अदानी जी का एक अकाउंट है अहमदाबाद में, उसमें भी इससे ज्यादा पैसा पड़ा होगा। और अब मैं और बोलना नहीं चाहूंगा, मुझे लगता है आपके अकाउंट में भी उसका आधा तो पड़ा ही होगा कहीं ना कहीं। नहीं भाई, ऐसा मत करो, पाकिस्तान से सारे गधे जो हैं वो आ जाएंगे जयपुर। नहीं, आपसे सर आपको दोस्ती का प्रस्ताव भेजेंगे, बोले संजय सर हमसे दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, कुछ उधार दे दो, कुछ लोन दे दो, क्रेडिट दे दो। आ जाएंगे ना इंटरनेशनल भिखारी, कमीज नहीं तो कॉलर ही चलेगा, अंडिया से दोस्ती करेंगे, अंडिया ये दे देगा, अंडिया ये दे देगा, हम जयपुर में आके बस जाएंगे, हमें झोपड़ी दे दो। इन्हें पता लगे ना किसी के पास पैसे हैं। अभी देखिए ताइब अर्दोगन भी इनसे गले नहीं मिल रहा था ना, उसके तो गले पड़ रहा था वो शरीफ, वो तो यूं अपने हाथ वाथ देख रहा था कि घड़ी वो तो नहीं चुरा गया। अब इनको एक जवाब देता हूं मैं, ये जो तुम कितना आपने पता 1.2 बिलियन डॉलर्स है, ये 4 ना ना बिलियन ना, डॉलर 1.2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस, विच इज 4 बिलियन अबाउट डॉलर 4 बिलियन डॉलर्स। और हम 5.2 या 5.3 बिलियन डॉलर्स इनका डिफेंस बजट है, यानी डेवलपमेंट बजट जो है वो डिफेंस बजट से कम है। अब उसके बारे में और इनको एक जो टोटल इनका जो डेफिसिट है वो है 7.5%। सर दो चीजें सर, फिस्कल डेफिसिट 7.5%, जरा सोचिए आप। सर मैं आता हूं उस और पे बजट जी। बताने के बाद इनका जो ऑफिशियल रुपया है वो भी गिर गया, और अनऑफिशियल तो आपको पता है कि 310 पे चल रहा है। सर तीन चीजें बताऊंगा। पहली बात,
जो जो अभी परिस्थिति चल रही, महीने 2 महीने में करीब 350 पहुंचेगा, ये इन्हीं के एनालिस्ट का कहना है, जो इनके जाने माने एनालिस्ट है, ये मीडिया में कह चुके हैं। पहली बात तो उनको मुबारक दे, आपका रुपया आसमान छू रहा है, तरक्की की बुलंदियां छू रहा है, वेरी गुड। दूसरी बात सर, ये जो 7.6% का ये जो बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं सर। ये जो IMF वाले लास्ट टाइम भागे थे, उन्होंने कहा था तुम्हारे बजट में 40% तक का डेफिसिट है, 40% तक का डेफिसिट है। तुमने जो रेवेन्यू रिसीट्स दिखाए हैं, ये आधे से ज्यादा फर्जी है सर। ये तो फर्जी रेवेन्यू रिसीट भी दिखाए, वो असली में IMF वाले भागे क्यों? कह रहे यार 20% तक होता हम तो खेल जाते, तुम तो 40% की बात करो। और तीसरी बार आपने बात की बहुत अच्छी कि $4 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। हमारे यहाँ यही बजट $300 बिलियन का है मात्र। तो हमारे बजट का 1.3% इनका टोटल बजट है, और ये हमसे मुकाबला करते हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का बजट है करीब $300 बिलियन का है, और तुम्हारे यहाँ बजट कितने का है? 4 बिलियन, मतलब 1.33% ऑफ आवर बजट। हमारा डिफेंस बजट है $80 बिलियन। वो तो अनऑफिशियल है, वो तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो शायद 100 के आसपास होगा, मतलब। और तुम्हारा है $5 बिलियन, वो भी फर्जी, $5 बिलियन वो भी फर्जी। तो 1.33% तो तुम्हारा भैया डेवलपमेंट का बजट है हमारे कंपैरिजन में, और 5-6% तुम्हारा डिफेंस बजट है। पर गजवाए हिंद करने की पूरी तैयारी है, पूरी सलाहियत रखते हो, कसावो वसावो को तुम बेचते रहोगे। और तुम्हारा अभी क्या कह रहा था इनका आर्मी चीफ, वी कैन गो इनटू इंडिया एंड स्ट्राइक, वी कैन स्ट्राइक विद इन इंडिया इफ रिक्वायर्ड। अब ये बताओ, अब फिर हम मजाक बनाते यार तुम अपनी लड़कियां बेचते हो। अब देखिए, अरे आप स्ट्राइक का मतलब नहीं समझे। क्या? कौन सी वाली? कहीं आपका इशारा वहां तो नहीं है? आप पहले स्ट्राइक का इंटरप्रिटेशन तो करो साहब, इस्लामिक इंटरप्रिटेशन करो आप स्ट्राइक का, आप इसका वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन मत करो। अच्छा 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 अच्छा। मैं समझ रहा था आपका इशारा वही की तरफ। नहीं तो ये भी कह रहा होगा, इसका दूसरा एक और इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि वी विल स्ट्राइक, मतलब हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हम बोलेंगे अभी जो क्या है, जिहाद फिजुल्लाह, क्या बोलते हैं इनका, क्या है सर वो, जिहाद फी सबीलिल्लाह। हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह स्ट्राइक पे है, फिलहाल सस्पेंड है, फिलहाल जिहाद की स्ट्राइक है। अभी हम कोई कुछ जिहाद वाद नहीं करेंगे, अभी हम ठंड पाएंगे। सर इन्होंने आजकल जो है गधों के अलावा ये यही काम कर सकते हैं, इनकी बस की कुछ नहीं है। इनकी हालत ये है, खाने को नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। ये किस भारत से बात करे सर? आज मैं आपके माध्यम से और आपके दर्शकों को अपने ये बताना चाहूंगा सर, आजकल ये लोग बिल्कुल अलतकिया पे आ गए हैं। जगह हर तरफ से एक अगर आप देखेंगे ना इनके मीडिया में, एक चीज चल रही है। अब हमारा देश संपन्न है, हम प्रॉस्पेरस हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी में हमारा शुमार हो रहा है, 5th लार्जेस्ट है, पीपी से 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, अब 3 साल में हम 3rd लार्जेस्ट पे जीडीपी बनेंगे। 3.75 ट्रिलियन की का जो शुभ समाचार है, इसलिए आते ही मैंने आपके शो पे सुनाया, और बर्नॉल देने सप्लाई करने की भी पूरी हमने व्यवस्था कर रखी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है संजय सर आजकल, कि भारत की जो संपन्नता, जो प्रॉस्पेरिटी है, उसमें से अपना हिस्सा निकालो। कभी कहते हैं कि हमसे दोस्ती कर लो, कभी कहते हैं हमें क्रेडिट नहीं लो, कभी कहते हैं बॉर्डर खोल लो। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, तुम इंटरनेशनल भिखारी हो क्या सर? रिलीजियस लाइंस पे ये कंट्री तकसीम हो गई, डिवाइड हो गई, तुम्हें अपना हिस्सा मिला, फिर हमने तुम्हें कुछ करोड़ रुपए भी दिया। भैया जो पाकिस्तान गया तो गया ना, तुम्हारे परपोते पालने का ठेका ले रखा क्या हमने? मतलब तुम्हारे परपोते भी हम पाल लेंगे क्या? उन्हें अपने बच्चों के हिस्से का खाना खिलाएंगे? कौन सी दोस्ती की बात कर रहे हो तुम? रोज जम्मू में सर, आज भी देखिए 2 ड्रोन पकड़े गए सुबह से। रोज ड्रग्स आते हैं, हीरोइन आती है, रोज हथियार आते हैं, हथियार बेच रहे हैं, हीरोइन बेच रहे हैं, आतंकवादी कैंप चला रहे हैं। हमारे जो दोस्त, हमारे जो भाई खड़े बॉर्डर पे, पता ना बेचारे कब किस पे कब हमला हो जाए। इनके बैड टीम एक्टिवेट है, इनके आतंकवादी एक्टिवेट है, हर जगह ISI एक्टिवेटेड है। और इनको शर्म नहीं आती कि आते मीडिया पे बोलते दोस्ती कर लो, इंडिया से ट्रेड कर लो, इंडिया से ये मंगा लो। भैया हमने तुम्हारे पालने का ठेका ले रखा क्या? मैं तो कहता हूं सर, ये जो अमन की आशा है, ये जो दोस्ती का जो बिगुल बना रहे, ये सपेरे की बीन है। ये कोई दोस्ती वो नहीं कर रहे। जब इनसे दोस्ती आप करोगे, जब ये स्ट्रांग होंगे, 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर गजवाए हिंद करने आएंगे। आप बताइए, इन्होंने कभी छोड़ा क्या? 4 बार इन्होंने हमें डसने की कोशिश की है।
वो तो हम बच गए, वो तो हमारी आर्मी सक्षम थी, हमें बचा लिया। आज जो भारत की वो अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग हो रही है, दे आर कमिंग टू स्टील अवर थिंग, दे आर ट्राइंग टू स्टील अवर प्रॉस्पेरिटी। क्या दोस्ती की बात करें, किससे दोस्ती की बात करें? इनमें से कुछ ऐसे भी नमूने हैं, कहते हैं हमें आतंकवाद खत्म करने में 20 साल लगेंगे। मैं कहा भैया 30 साल लगा लो, 31वें साल में बात करना, 50 साल लगेंगे, 91वें साल में बात करना। हाँ, अगर इफ यू सर्वाइव एज अ कंट्री देन। सर नया ड्रामा शुरू कर दिया आजकल, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। क्या दोस्ती करें भैया? दोस्ती का मतलब है हम अपने वो तो फ्यूचर डॉक्टर जनरेशन। जयशंकर ने उनको बता दिया ना कि कैसे होती दोस्ती। बिल्कुल बिल्कुल इनकी दोस्ती का सर, सांप से दोस्ती थोड़ी ना होती है। अब एक बात बताइए, सांप आपको इसलिए नहीं काटता कि उसकी आपसे दुश्मनी है, सांप की प्रवृत्ति है काटना, ये हमें समझना पड़ेगा। ये अमन की आशा, वो लाहौर के कुलचे और अमृतसर की गलियां और ये सब, ये किताबों कविताओं में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ये सब चीज कोई सस्टेनेबल नहीं है। पूरी जहादी रेडिकलाइज्ड कौम है, 25 करोड़ जहादियों का आप करोगे क्या? किससे दोस्ती करोगे? किसका बेटा कसाब है, किसका भाई कसाब है, किसका भाई मेजर आसिफ है, किसका बाप मेजर ब्रिगेडियर जहांगीर है, मुझे क्या पता? किसके हाफिज सईद से रिश्तेदारी, मुझे क्या पता? हमारे हिंदू भाई बहनों का इतना वहां शोषण प्रताड़न हो रहा है। अब ये जो हमारी बहन का केस था, इसके तो उनकी अदालत भी कहती लीगल है, इसका कन्वर्जन लीगल है, इसको उनके हवाले, 14 साल की हमारी बच्ची है उसको हवाले कर दो जहां जो इसको किडनैप करके ले गए। मतलब ये तो वहां हो रहा है। ये पीछे आपका क्या नाम है इसका, हाफिज सईद कह रहा कहता मैं तो घुरगी में था, मैं तो हिंदुओं का कन्वर्जन करा रहा था कोविड में। वो मियां मिट्टू वहां खुलेआम घूम रहा है। कितने केस है उसके पास, पाकिस्तान के कमांडो रेंजर के कमांडो से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सलाउद्दीन को रेंजर के कमांडो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? और इन्हें क्या लगता सर हम बेवकूफ बैठे यहाँ पे दोस्ती कर लो, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आएंगे, या तुम अपना वो लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के आ जाओगे, तुम्हारा जादू चल जाएगा। भैया वो जमाने गए, दिन गए, यहाँ कोई फंसने वाला नहीं है। सबको पता है तुम्हारी मंशा क्या है, सबको पता तुम्हारे इंटेंशन क्या है, सबको पता तुम किस किस एंगल से क्या क्या लगा कोशिश कर रहे हो। चाहे हम सनातनी दिल के अच्छे हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, पर हमें मूर्ख ना समझिए, हम चाणक्य के भी वंशज हैं। आप हमें मूर्ख ना समझिए, ये चिकनी चुपड़ी बात तो में नहीं आ रहे। और जो आपके कोई राइट लेफ्ट सेंटर जो भी कोई आएगा और कुछ भी बोलता रहेगा, हम किसी के झांसे में नहीं बसने वाले। सर मैं कह रहा हूं, इनसे बिल्कुल दोस्ती ना करें, इनको बिल्कुल एक पैसा भारत से ना जाए। एक नया पैसा भारत से नहीं जाना चाहिए। मैं भारत के हमारे जो भाई बहन है, जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं, मैं अपील करता हूँ, वाई आर यू गिविंग द मनी? आप क्यों पैसे दे रहे हैं इनको? किस बात के पैसे दे रहे हैं इसको? ताकि ये गोली खरीदे, आरपीजी खरीदे, ताकि फिर ऐसी दुर्घटना हो, क्योंकि फिर वो उरी हो, फिर वो कोई कांड हो। अभी देखिए G20 के पहले कितनी घटनाएं हुई हमारे यहाँ, कितनी हमारे वो पुंछ वाली घटना हुई, फिर हमारे 4 भाई पैरा सबके मारे जाते हैं। वो बंदूक कहां से आई भाई, वो गोली कहां से आई? हमें ये सचेत रहना है, एक हमारा पैसा जब वहां जाएगा, उससे बंदूक गोली और आरपीजी ही खरीदा जाएगा और कुछ नहीं होगा। किसी का कोई भला नहीं होना साहब। इन पे तो इनका इस्लामिक उम्मा के लोग भरोसा नहीं करते, इस्लामिक उम्मा वाले इन पे पैसा नहीं लगाते, सऊदी अरब इन पे पैसे नहीं लगाता, ईरान इन पे पैसे नहीं लगाता। ईरान से तो इनकी फिर बढ़न शुरू हो गई क्या। इन पे तो तालिबान जैसा रेडिकल्स तक भरोसा नहीं करते, तालिबानी भी इन पे भरोसा नहीं करते। इन पे भरोसा करता कौन है? तो हमसे क्यों बोलते हो दोस्ती कर लो? किस बात की दोस्ती करें? किस बात का तुम्हें पैसा दे? किस बात की तुम्हें क्रेडिट लाइनें दे? बहुत हो गया सर। ऐसा कोई सगा नहीं पाकिस्तान ने जिसको वो ठगा ठगा नहीं। नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा संजय सर, ये ऐसे ही लोग हैं। और हाइट है कि आज बड़ा कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है, हर तरफ से ये नहीं कह रहे हम तो दोस्त है, हम तो भाई है, ये कर लो वो कर लो, इंडिया से दोस्ती कर लो। अरे यार, तुम्हारा ट्रेड हमसे कंपल्शन है, योर ट्रेड, हमारा तो ऑप्शन है। हमने तुम्हारे पिताजी की नौकरी कर रखी है कि हम ट्रेड करेंगे तो पैसे देंगे। हाउ डू यू, आई डोंट वांट टू यूज बैड वर्ड्स, हाउ डू यू गॉट डैम थिंग लाइक दिस? क्या भरा है, आप भूसा भरा है क्या? जी, मैं अब इसको कंक्लूजन में यही कहूँगा कि भई दिमाग में कुछ भी भरा हो, लेकिन आखिरकार तो पूरा का पूरा देश आधारित तो गधों के ऊपर ही है ना। फिर इसमें चिंता की क्या बात है? आप देखिए चारों तरफ जो है गधे ही गधे दिखेंगे। इसमें बिल्कुल किसी भी तरह हैरान परेशान होने की बात ही नहीं है। आइए इसी लाइन पर हम यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और
साथ में हमें पत्रम पुष्पम से भी अनुग्रहित करें। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। सुमित पीर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, सभी दर्शकों को बहुत-बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और आप एक चीज़ ना भूलिए कि जो संजय सर ने कहा वो तो ख़ैर बहुत वैलिड है, और ये जो गधों की संख्या है, अब संजय सर और मेरा ऑफ़लाइन विचार-विमर्श होगा, ये 99.8% है या 99.7% है। इस पे हम दूसरा शो करेंगे। तब तक जय श्री राम। हर हर महादेव। महादेव।